हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिकों का वर्गीकरण। हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा और न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जो हमारे न्यूक्लियाई हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, कोई भी हमारा न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को साथ में हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। और प्रोटॉन जितने भी होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो क्या कहलाता है, जेड कहलाता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा, जितने प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। और जो हमारी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल, उसका आधार क्या है, एटॉमिक नंबर है। यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट्स जो है उनको लिखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास में सेकेंड जो अपने न्यूट्रॉन आते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो हमारा सम होता है उसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और ये हमारा कहलाता है मास नंबर। द्रव्यमान संख्या जो होती है किसी भी एटम के लिए वो कितनी होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम होता है। ठीक है, तो जेड के आधार पर, ए के आधार पर और न्यूट्रॉन के आधार पर, ठीक है, हमारा क्या हो सकता है, इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये जो हमारे न्यूक्लियाई होंगे इनका, ये प्रोटॉनों की संख्या अगर किसी एक एटम के अंदर और दूसरे के अंदर अपने पास में सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, अगर मास नंबर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन नंबर अगर सेम है। और इनके अलावा कुछ और अपने पास में टाइप्स होते हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक आदि होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समस्थानिक। इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है ठीक है, यानी इनके लिए क्या रहेगी, प्रोटॉनों की संख्या समान है। अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है इसका मतलब जेड समान है। तो यहाँ पर समस्थानिक क्या होंगे, जेड जो अगर समान होगा इसका मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है वो अलग अलग जेड के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर अपना एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमेशा आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। और अगर प्रोटॉनों की संख्या समान है यानी एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, रासायनिक गुण जो होते हैं वो भी क्या रहते हैं, समान होते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अतः इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, अतः समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं। तथा इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। समान होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग
हाइड्रोजन का अगर लें 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। हीलियम के लिए होते हैं 2He3, 2He4। ये जो हम लोग सिंबल इनके लिए लिखते हैं वो हम किस प्रकार लिखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जेड को लिखते हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट को लिखते हैं और फिर ए को लिखते हैं। ये इस प्रकार भी लिखा जाता है जेड, ए और एक्स हमारा एलिमेंट होगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग सबसे ज्यादा जो हम यूज लेते हैं नोटेशन वो हम इस प्रकार लेते हैं कि जेड, एक्स और ए। ये यहाँ पर इनका प्रोटॉन नंबर है, टोटल अपने पास में जो प्रोटॉन संख्या होगी जेड है ये, और यहाँ पर ये कितना है, ए है, यानी ये एन प्लस जेड दोनों है, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए, समस्थानिक हो गए, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के हैं। इसी प्रकार जैसे यूरेनियम के होते हैं और भी सारे एलिमेंट्स के अपने पास में आइसोटोप्स होते हैं। अब जो आइसोटोप होते हैं वो नेचर के अंदर जितने भी किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप है, जरूरी नहीं कि सभी समान मात्रा में पाए जाएं, ये अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, और इनके अस्थायी या स्थायी होने का भी अलग अलग होगा कि कोई स्थायी हो सकते हैं, कोई अस्थायी होंगे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए अपना 1H1 सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अपने अलग अलग टाइप से ये पाए जाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं समस्थानिक आइसोटोप समभारिक आइसोबार। ठीक है, समभारिक आइसोबार्स जो होते हैं इनके लिए क्या होते हैं कि ये इन नाभिकों के अंदर ए सेम रहेगा और प्रोटॉन संख्या जो है वो भिन्न रहती है, ठीक है। जेड का मान अलग होगा लेकिन इनका ए सेम होता है, ठीक है। तो यहां से अपन ये वे तत्व जिनके नाभिकों के लिए मास नंबर सेम होता है, जिनके नाभिकों में द्रव्यमान संख्या मास नंबर समान होता है, समान होती है, किंतु जेड का मान भिन्न होता है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में जेड का मान अलग होता है, भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, समभारिक। अब यहाँ पर जेड का मान अगर अलग है तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये अलग अलग तत्व होंगे जिनके लिए अपने पास में ए का मान क्या है, समान है। अब यहाँ पर जेड चेंज होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। इनको लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसके अंदर भी क्या होगा, आइसोबार्स में भी जेड और एन दोनों का मान ही भिन्न होता है। और साथ में क्या हो जाएगा कि इनके रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी 1H3 लिखा था, 2He3 होते हैं, ठीक है, 3Li7 लिथियम और 4 बेरिलियम 7। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके जेड और एन तो डिफरेंट होते हैं,
लेकिन ए एन इसका ए का मान जो होता है वो समान होता है, मास नंबर सेम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होंगे। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो इनके लिए न्यूट्रॉन संख्या समान रहती है और जेड का मान डिफरेंट होता है, तो इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, सेम नहीं होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर। ठीक है, ओनली न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पर सेम होता है, जेड और ए सेम नहीं होते हैं, तो ये हमारे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं और इनके रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल जैसे कि 1H3 और 2He4, यहाँ भी अपने पास में क्या है, एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। यहाँ पर दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या हो गई, इनकी सेम हो गई। ठीक है, तो ये हमारे सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइसोमर्स, समावयवी। फोर्थ अपना वर्गीकरण जो है, फोर्थ अपना है समावयवी समावयवी जो होते हैं, आइसोमर्स जो होते हैं, इनके लिए सब कुछ सेम होता है, एन भी सेम रहता है, जेड भी सेम होता है, ए भी सेम होता है, लेकिन इनके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जेड सेम है, इसका मतलब एक ही तत्व के होंगे आइसोमर्स भी, बस इनके लिए एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं और इनकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समावयवी तत्वों के लिए तथा एन का मान समान होता है, जेड सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी, समान होता है, किंतु इनके ऊर्जा स्तर भिन्न होते हैं। इनमें ऊर्जा स्तर भिन्न होते हैं और इनका जो लाइफ टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं तो इनके ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इन्हें इनके भिन्न आयु काल द्वारा पहचाना जाता है।
ठीक है, ये वाला लिख लिया। इनके रेडियो एक्टिव गुण भिन्न होते हैं। ठीक है, तथा इन्हें जब हम इनको लिखते हैं तो किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्मॉल एम लगा करके। ठीक है, तथा इन्हें निम्न प्रकार लिखा जाता है। जैसे कि अपने पास में कोबाल्ट 60 है, तो कोबाल्ट 60 के अगर आइसोमर्स होंगे तो यहाँ पर हम लोग उसके साथ में स्मॉल एम लगाते हैं, जैसे कि 60 एम, फिर हम CO लिखेंगे और एक सिंपल हम CO लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि ये दोनों आइसोमर्स हैं, इसीलिए अगर हम ब्रोमियम के लिए लिखें तो Br, तो वहां पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, उसके साथ में M लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी मान लो हमारे पास में कोई भी आइसोमर अगर हम लिख रहे हैं तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, स्मॉल m लगाते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स के अंदर बाकी सब चीजें सेम होंगी, इनकी रेडियो एक्टिविटी जो है या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रतीप नाभिक। इन्हें मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, इन मिरर न्यूक्लियाइस में क्या होता है कि ये जो हमारे मिरर न्यूक्लियाई हैं, इनके अंदर अगर दो तत्व है अपने पास में, ठीक है, तो एक तत्व का, जैसे मान लो हमारे पास में कोई भी एलिमेंट हम लिख रहे हैं Z1 N1 और दूसरा हमारा है Z2 X, ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या N1 है और इसमें N2 है, तो क्या होगा, इसका Z1 इक्वल होता है N2 के और इसका N1 इक्वल होता है Z2 के, यानी इसकी प्रोटॉनों की संख्या, फर्स्ट वाला जो हमारा है, इसकी प्रोटॉनों की संख्या इसके न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर और इसके न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे वाले के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियाई जो होंगे हमारे मिरर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन नाभिकों में या इन तत्वों में एक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z1 दूसरे नाभिक की न्यूट्रॉन संख्या N2 के बराबर तथा Z2 N1 के बराबर, यहाँ पर Z2 क्या है, प्रोटॉन की संख्या है दूसरे वाले नाभिक के अंदर और N1 है पहले वाले के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या, Z2 N1 के बराबर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं 3 लिथियम 7 और 4 बेरिलियम 7। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 3 है, इसमें इसकी न्यूट्रॉन की संख्या 3 है, इसमें यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 4 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, मिरर न्यूक्लियाई, प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैजिक नंबर न्यूक्लियाई।
ठीक है, इसको लिख लो। Li7 व 4 बेरिलियम 7। नेक्स्ट है हमारा मैजिक नंबर न्यूक्लियाई, मैजिक संख्या नाभिक। मैजिक संख्या नाभिक क्या होते हैं कि हमारे पास में जो तत्व होते हैं उनके अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का कुछ विशेष मान होता है, जिनमें तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कुछ विशेष मान होते हैं, कुछ विशेष मान। और वो कौन कौन से हैं? 2, 8, 20, 50, 82, 126 आदि होते हैं। ये नाभिक दूसरे नाभिकों से ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये इन बाकी के जो नाभिक होते हैं उनसे कुछ अलग होती हैं, अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें मैजिक संख्या नाभिक कहते हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग न्यूक्लियर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे सेल मॉडल, वहां पर हम इन मैजिक नंबर जो होते हैं इनके बारे में कंप्लीटली हम स्टडी करेंगे। और मैजिक नंबर जो न्यूक्लियाई होंगे हमारे पास में, अगर प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर में से कोई एक मैजिक नंबर है तो इन्हें हम मैजिक नंबर न्यूक्लियाई कहते हैं, और अगर दोनों ही मैजिक नंबर हैं तो इन्हें हम डबली मैजिक न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, डबली मैजिक नंबर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो वहां पर हम लोग इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन्हें मैजिक संख्या नाभिक कहते हैं, और लिख लेना कि अगर दोनों ही मैजिक संख्या हुए तो वो डबली मैजिक नंबर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अब ये अपने पास में जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मास नंबर था उनके आधार पर क्या था, क्लासिफिकेशन होता है इनका। एक जो हमने पढ़ा था, ये इनका एग्जाम्पल भी आप लोग 2He4, 8O16 लिख सकते हो। ये दोनों ही क्या हैं, डबली मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की 2 है। इसके अंदर कितना है, 8 है। ठीक है, तो ये डबली मैजिक नंबर न्यूक्लियाई हैं। अब हम लोगों ने स्थायी और अस्थायी दो टाइप के होते हैं अपने पास में। ठीक है, उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे जो न्यूक्लियस हैं वो स्थायी होते हैं तो वो हमारे स्थायी नाभिक कहलाते हैं, और अगर जो रेडियो एक्टिव है, जैसे कि स्थायी नाभिक तो क्या होते हैं, वो सालों तक वैसे ही रहते हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, अस्थायी नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस का वर्गीकरण था। अब हम लोग जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसके अंदर अपना बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, ये अपना क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा बात करते हैं हम सांख्यिकी की, स्टैटिस्टिक्स की। आप लोगों ने पहले के कक्षाओं में पढ़ा होगा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है,
तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारी, फर्मी डिराक सांख्यिकी, और एक हमारी क्या थी, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी थी। ठीक है, तो दो इन स्टेटिस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पर फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स को फॉलो कौन करते हैं, जिन पार्टिकल्स के लिए स्पिन जो होती है, स्पिन क्या होती है, हाफ, 1/2, 3/2, 5/2, यानी क्या होती है, अर्ध पूर्णांक होती है, हाफ इंटीजर जो होती है, वो पार्टिकल्स, और इनके जो वेव फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इनके वेव फंक्शन क्या होंगे, असममित होते हैं। हम कह सकते हैं असममित या प्रतिसममित होते हैं। ठीक है, और इनकी ये जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर होती है, और ये पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं। पाउली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। तो ये हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इस सांख्यिकी का पालन करते हैं, फर्मी डिराक का। दूसरी जो हमारी बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी है, बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी के अंदर क्या होता है कि वे कण जिनके लिए स्पिन का मान कितना हो, 0, 1, 2, 3, यानी इंटीजर को, ठीक है, जिनके लिए स्पिन जो है वो इंटीजर होती है, और इनके जो वेव फंक्शन होते हैं वो सममित होते हैं, और ये पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो किसको, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, क्योंकि यहाँ पर हम नाभिक की स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस किससे मिलकर के बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंडिविजुअली क्या हैं, दोनों ही फर्मी पार्टिकल हैं, क्योंकि दोनों के लिए स्पिन हाफ होती है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर नाभिक के अंदर हम इनको क्या कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी नाभिक के लिए हम कैसे देखते हैं कि अगर न्यूक्लियनों की संख्या सम है, न्यूक्लियनों की संख्या सम होगी तो बोस-आइंस्टाइन को, और न्यूक्लियनों की संख्या अगर विषम है तो वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के इनकी स्पिन या जो हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था वो निकाला जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर सम है संख्या यानी इवन है तो ये बोस-आइंस्टाइन को, और अगर ओड है तो जो न्यूक्लियस होगा वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का पालन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूक्लियस की सांख्यिकी को देखा जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, तो इसके लिए लिख लेना कि यदि नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या सम है तो वह बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी तथा यदि न्यूक्लियनों की संख्या विषम है तो वह फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करता है। ठीक है, तो किसका करेगा, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है।
अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोगों के 2015 में आया हुआ है कि नाभिकीय अवस्थाओं में पेरिटी का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, और हमें दो नाभिक दिए हुए हैं 3Li7 1p3/2 और 8O17 1d5/2। इनकी हमें मूल अवस्था में क्या निकालनी है, पेरिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, लिथियम और ऑक्सीजन हमको दे रखा है, इसके साथ में हमें 1p3/2 और 1d5/2 दे रखा है। ये जो हम नोटेशन लिखते हैं वो हम किस प्रकार लिखते हैं, NLJ, जहां पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है, और ये अपना क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो L डिसाइड करेगा कि हमारा कौन सा ऑर्बिट होगा, S, P, D, F जो भी है। तो यहाँ पर जो हमको 1p3/2 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 तो क्या है इसका, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, L इसके लिए P के अकॉर्डिंग होगा, और J का मान क्या है इसके अंदर 3/2 है। तो ये जो स्टेट लिखी हुई है वो NLJ स्टेट है। और ये कैसे निकालते हैं ये हम लोग सेल मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी इसको लेकर के टेंशन मत करना कि ये किस प्रकार लिखा है इसको, ये सेल मॉडल से हम लोग जब पढ़ेंगे सेल मॉडल, तो वहां पर हम इनके हर के लिए ये लिखेंगे कि किस प्रकार से अपने पास में ये स्टेट निकालते हैं। ये जो हमको ये एलिमेंट्स दिए हुए रहते हैं, जैसे इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या इसमें 4 है लिथियम में, और प्रोटॉन की संख्या अपनी क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि जो पेयर्ड होते हैं, यानी जहां पर 4 है, तो न्यूट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर इनके तो जोड़े बन जाएंगे। यहाँ पर प्रोटॉन के अंदर एक अकेला हमारा न्यूक्लियन बचेगा, यानी एक अकेला प्रोटॉन बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर ये NLJ लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने पास में ये स्टेट आती है। यहाँ पर अपना प्रोटॉन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन नंबर 9 होगा, तो उसके लिए अपन लिखेंगे ये स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ये लिखते हैं। तो ये वाली स्टेट है, इसको हम सेल मॉडल में लिख लेंगे, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये दिया हुआ है, तो डायरेक्ट P, यहाँ पर P है, तो P के लिए L का मान कितना होता है, 1 होता है। D के लिए L का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इसके लिए L का मान 1 है और इसके लिए L का मान 2 है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, पेरिटी हम निकालते हैं -1 की पावर L से। ठीक है, ये अपने पास में आ गई -1 की पावर L, और यहाँ पर भी -1 की पावर L, तो -1 की पावर L अपना कितना हो गया, 1, तो ये अपना 1 आ गया, और ये अपना -1 की पावर L ये कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर अपना इसकी पेरिटी जो आ रही है, ये -1 आई थी, और ये आ जाएगी +1, यानी ये जो हमारी स्टेट है इसकी पेरिटी क्या होगी, इस 1d5/2 स्टेट की पेरिटी क्या है, +1 है, और इसकी पेरिटी क्या है, इस स्टेट की 1p3/2। ठीक है, इसकी पेरिटी अपनी है -1 है। यहाँ पर जो हम 3/2 5/2 ये लिख रहे हैं, उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर और भी अपने पास में स्टेट आती है। जैसे P के लिए 2 आते हैं, अपने लेवल्स आते हैं, एक तो P के लिए आता है 3/2 और एक P के लिए अपना आएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो J हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम L+S L-S। ठीक है, तो हमारा L-S और L+S से ही आते हैं, तो इस प्रकार अपने पास में 1/2 और 3/2 दो आ जाती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग वहां पर निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर पेरिटी देखी, इसकी -1 है और इसकी +1 है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे इस स्टेट के लिए 3/2 प्लस, जहां पर ये अपना J का मान होगा और ये पेरिटी। इसको लिखने का नोटेशन जो होता है वो JP होता है, J एंगुलर मोमेंटम है और P पेरिटी है। और 5/2 को हम लिखेंगे 5/2 प्लस, यहाँ पर ये अपना 5/2 तो क्या है, J है,
और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पेरिटी को। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे इनके अंदर आप लोगों को इस प्रकार से गिवन होगा तो आप लिख लेंगे। बाकी हम लोग जब सेल मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग एलिमेंट्स के लिए हम ये स्टेट कैसे निकालते हैं वो पढ़ लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पहले स्टेट निकालनी होगी और फिर आप लोग उसके लिए जे का मान और पेरिटी का मान लिखोगे। ठीक है, तो ये जो आप स्टेट निकालोगे ये आपके लिए जे और पेरिटी का मान लिखना होता है। तो कोई भी जो हमारा एलिमेंट हमें गिवन होगा उसके लिए पहले हम ये वाली स्टेट लिखेंगे और फिर उससे हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके सेल मॉडल के अंदर आएंगे। अभी आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी दे रखा था क्योंकि हमें पेरिटी हमने पढ़ी थी तो पेरिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस है उनको कर लेना।